दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत आत्मनिर्भर की ओर लगातार बढ़ रहा है। साल 2020 में कोरोना काल ने देश को आत्मनिर्भरता के महत्व को बताया और इसी राह पर चलते हुए भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। इन देशों की सूची में जो देश सबसे पहले आता है वो है चीन। कभी एक समय था जब पूरे भारत के बाजार में चीनी सामान का कब्जा था। यहाँ पर आधे से ज्यादा सामान पर मेड इन चाइना लिखा होता था। हालांकि अब चीन सामानों के बहिष्कार के चलते भारतीय बाजारों में चीन की पकड़ कम हो रही है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि चीन आखिर क्या नीति अपना रहा था कि पूरे विश्व में उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि कोई भी उसे हिला नहीं पा रहा है। उसका व्यापार इतनी बड़ी मात्रा में है कि बहुत सारे देश उसी पर ही निर्भर हैं। चीन की इस नीति के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे और इसके साथ ही जानेंगे कि चीन के नक्शे कदम पर चल रहा भारत कितना सफल होगा, यानी कि मेड इन इंडिया मुहिम देश को कहां ले जाने वाली है और क्या भारत चीन को मात दे पाएगा और वो दुनिया में दूसरा चीन बनकर उभर पाएगा। इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो इसे जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के मेड इन इंडिया की कहानी। दोस्तों, एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में एक माना जाता था। फिर यहाँ अंग्रेज आए और यहाँ राज किया। उन्होंने भारत के कच्चे माल को अपने ही देश में भेजकर भारत के बाजार में ऊंची कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। फिर भारत का सारा पैसा लूट कर ये अंग्रेज यहाँ से चले गए। भारत ने अपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था को संभालना शुरू किया। भारत में अपनी सरकार बनने लगी। वहीं चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ गई, लेकिन अंग्रेजों के इस रवैये के बाद वो पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने से कतराने लगे। ये अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ खुद बनाया सामान यहीं के बाजार में बेचने लगे, लेकिन नीति दोनों देशों के लिए सही नहीं रही। वहीं दूसरे देशों से व्यापार कर रहे देश तरक्की करने लगे। इसमें जो नाम शामिल थे वो थे साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान। ये देश ईस्ट एशियन टाइगर के नाम से मशहूर हो गए। इन देशों ने तकनीक को बखूबी तरीके से अपनाया। पूरे बाजार में इन एशियन टाइगर्स के उत्पादनों ने कब्जा जमा लिया। इनके बनाए कपड़े, खिलौने और जरूरी सामान लोगों को पसंद आने लगे। इनकी तरक्की देखकर चीन ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। उसने सिंगापुर से तकनीकी ज्ञान लेने शुरू कर दिया और अपने उत्पादन में काम लेने लगा। धीरे धीरे उसके उत्पादन में सुधार होने लगा। अब चीन ने विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने के लिए निमंत्रण देने लगा। साल 1978 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना डेंग शॉपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत इस नीति को अपनाया। ये पॉलिसी चीन को काफी फायदा देने लगी। विदेशी ज्ञान, तकनीकी और निवेश में चीन की दिलचस्पी बढ़ती गई और इस नीति का इतना असर हुआ कि कुछ ही समय में दुनिया ने चीन में वैश्विक विनिर्माण में बदलाव देखा। वैश्विक बाजार में चीन के सामानों की बिक्री बढ़ गई। सस्ते सामान, कपड़े और दूसरी चीन की बनी चीजें लोगों को पसंद बन गई। चीन लगातार प्रगति करता गया और उसकी अर्थव्यवस्था में उछाल आता गया। कुछ सालों बाद भारत ने भी विदेशी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, लेकिन यहाँ भारत ने चीन और दूसरे ईस्ट एशिया टाइगर की तरह खिलौने, कपड़े या जरूरी सामान के बजाय बड़ी बड़ी सर्विस पर ध्यान दिया, जैसे सॉफ्टवेयर, बिजनेस पर्पस, आउटसोर्सिंग और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट पर जोर दिया। इसके साथ ही तकनीकी पर भी ध्यान दिया गया, क्योंकि आज के समय में इन ऐप और सॉफ्टवेयर की वजह से ही व्यापार में एक नया रुख देखने को मिला है। आज व्यापारी इन ऐप की मदद से लाखों रिटेलर तक पहुंच पा रहे हैं। भारत आज अच्छे विकास स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन अब भी भारत को और मेहनत करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ की आबादी ही भारत का विकास कर सकती है। अगर यहाँ के लोग देश के विकास के लिए सावधानी से काम करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में 500 मिलियन भारतीय मध्यम आय वर्ग में शामिल हो जाएंगे, जो काफी बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं जैसे जैसे मध्यम वर्ग बढ़ेगा, वैसे वैसे कार्य शक्ति बढ़ेगी और देश शक्तिशाली बनता जाएगा। भारत विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है, लेकिन यहाँ की कर नीति विदेशी निवेशकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, जिसे अब केंद्र सरकार दूर कर रही है। इसके साथ ही कई विदेशी कंपनियां चीन के विकल्प को कम करना चाहती हैं और दूसरे देशों में पैसा लगा रही हैं। ऐसे में भारत के लिए सुनहरा मौका है। उसने टैक्स से जुड़े सारे विवाद खत्म कर दिए। इसके साथ ही भारत सरकार ने व्यवसाय आसान करने के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे जीएसटी के जरिए कई टैक्स को एक कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने रेट्रोएक्टिव टैक्सेशन की अनुमति देना भी बंद कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने भारत में निवेश करने के लिए नियम कानून भी आसान बना दिए हैं, जो भारत के भविष्य में काफी मददगार साबित होंगे। लेकिन दोस्तों, भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा यहाँ की पारंपरिक सोच भी रही है। यहाँ का बहुत बड़ा महिला वर्ग आज भी बेरोजगार है। यहाँ की बेरोजगार महिलाओं की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके लिए भी कई कदम उठाना जरूरी है। वहीं चीन को अगर चुनौती देनी है तो भारत को अभी कई बड़े कदम उठाने होंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही है, जो दुनिया भर पर निर्भरता को कम करेगा। लेकिन ये मेक इन इंडिया की मुहिम कुछ ही कंपनियों तक सीमित है।
ज्यादा ट्रेडिंग और अन्य व्यापारिक बाधाएं मेक इन इंडिया को मेक फॉर इंडिया तक ही सीमित कर पाया है। वहीं ये समय व्यापार की दृष्टि से काफी प्रतिस्पर्धा वाला है। फिलहाल भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो चीन की बराबरी करने की कोशिश कर रही है। चीन जिस तरह से सस्ते श्रम का फायदा उठाता आ रहा था, वो मौका उसके हाथ से निकलता नजर आ रहा है। वहीं भारत के लिए विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोलना बड़े फायदे वाला सौदा साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत ने यहाँ के लघु और छोटे उद्योगों को आगे आने के लिए प्रेरित किया है। इन उद्योगों और कारीगरों के विकास के साथ साथ रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे, जिससे लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। स्वदेशी और स्वावलंबन पर आधारित विकास का ये मॉडल सबके लिए कुशल क्षेम बढ़ाने वाला है। साल 1991 से शुरू हुए आर्थिक सुधारों की बात करें तो उस समय के नीति निर्माताओं ने कहा था कि आजादी के बाद देश में सार्वजनिक क्षेत्र पर आधारित कोटा लाइसेंस राज, घरेलू उद्योगों और खासतौर पर लघु उद्योगों के संरक्षण की नीति आदि सभी असफल हो गए हैं और अब हमें एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति पर चलना होगा। इस नीति के पैरोकारों का कहना था कि इससे जीडीपी ग्रोथ में वृद्धि हुई है। जीडीपी ग्रोथ को ही विकास का प्रतिमान माना जाने लगा था। इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अब केंद्र सरकार ने व्यापार और टैक्स को लेकर काफी सुधार किए हैं। देश में शुरू हुई आत्मनिर्भर भारत की पहल से भारत को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और इंपोर्ट में कमी देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो भारत से सामान दूसरे देशों में जाएगा। पीएम मोदी की यह पहल देश के उद्योग जगत में आगे ले जाने के लिए शुरू की गई थी, जिससे अब कामयाबी मिलती दिख रही है। इसके साथ ही RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से भारत के हटने का बहुत सारा फायदा मिला है और इसी तर्ज पर आत्मनिर्भर भारत की मुहिम है। इसमें चीन को सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। अगर भारत इसमें शामिल हो जाता तो चीन भारत के बाजार में बिना किसी रोक टोक के कारोबार करता। वो सस्ती कीमतों पर सामान बेचता, साथ ही इससे भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है। भारत के छोटे कारोबारी खत्म हो जाते थे। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि RCEP एक ट्रेड एग्रीमेंट है जो सदस्य देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार में सहूलियत देता है। इस समझौते के तहत सदस्य देशों को आयात निर्यात पर लगने वाला टैक्स या तो भरना ही नहीं पड़ता या फिर बहुत कम भरना पड़ता है। इस एग्रीमेंट पर आसियान के 10 देशों के साथ साथ 5 अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल है। RCEP के तहत दुनिया के कुल GDP का 30% हिस्सा आता है, लेकिन इसमें चीन का एकाधिकार है। चीनी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से दूसरे देशों में किए जाने वाले निर्यातों पर निर्भर है, क्योंकि भारी सब्सिडी के कारण उसने दुनिया के बाजारों पर कब्जा जमा रखा है। चीन के सस्ते विनिर्माण उत्पादों से पूरी दुनिया का विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में भारत ने अपनी स्थिति संभाली और वो खुद दूसरा चीन बनने की ओर चल दिया है।